क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी जो सेकंड यूनिट यानी यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट सेकंड का जो नाम रहेगा वो श्रोडिंगर से संबंधित यानी श्रोडिंगर इक्वेशन से संबंधित रहेगी। और उस श्रोडिंगर यानी यूनिट नंबर सेकंड का जो पहला टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर के अंदर वो रहेगा श्रोडिंगर टाइम डिपेंड इक्वेशन यानी काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। और इस टॉपिक का डिस्कस करने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस है यानी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी थी, लगभग उसमें 11 लेक्चर थे यानी कि कुल मिला के देखें तो 2.5-3 घंटे की पूरी 2.5-3 घंटे के अंदर पूरी यूनिट क्या है कंप्लीट होती है। और अगर किसी ने अभी तक उस यानी उन 11 लेक्चर को रीड नहीं किया है यानी या वॉच नहीं किया है तो अभी जाके हमारे चैनल आरपी फिजिक्स के अंदर क्या करो उसको वॉच करो। और हम आज की जो लेक्चर के अंदर जो यूनिट नंबर सेकंड को क्या कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं तो श्रोडिंगर की जो टाइम डिपेंड इक्वेशन है वो आज का हमारा इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा। तो श्रोडिंगर ने क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल है और पार्टिकल है वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में अनुदिश, तो उस पार्टिकल के साथ में क्या होगी वेव होगी और उस वेव को हमने क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। यानी कि कोई भी पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है और ये पार्टिकल है मान लेता हूं मैं अक्ष डायरेक्शन में अनुदिश क्या है अक्ष डायरेक्शन में अनुदिश क्या कर रहा है मूव कर रहा है। तो इसे जो पार्टिकल के साथ में यानी जो वेव होगी उसको मैंने क्या मान लिया यानी श्रोडिंगर ने क्या कहा कि जो पार्टिकल के साथ में जो वेव होगी उसको साई नाम दिया और जो ये साई है वो स्थिति और टाइम दोनों का फंक्शन होगी। यानी वेव है यानी वो r और t और r क्या है अक्ष भी यानी x डायरेक्शन के अनुदिश y डायरेक्शन और z डायरेक्शन तीनों के अनुदिश क्या है इसकी स्थिति है, t क्या है हमारा समय है यानी जो वेव फंक्शन है वो स्थिति और टाइम दोनों का फंक्शन होगा। तो इसकी हम जो आगे थ्योरी में हम लिखेंगे कि माना m मास का कोई क्या है पार्टिकल है और पार्टिकल है वो x डायरेक्शन के अनुदिश क्या है गतिशील है। तो इस गतिशील पार्टिकल के साथ में क्या होगी तरंग होगी और श्रोडिंगर ने इस तरंग को क्या नाम दिया साई नाम दिया और ये जो साई है वो स्थिति और टाइम दोनों का फंक्शन होगी। तो तो इसकी थ्योरी में हम लिखेंगे कि माना m द्रव्यमान का कोई क्या है कण है जो क्या कर रहा है जो अक्ष दिशा के अनुदिश क्या है जो अक्ष दिशा के अनुदिश गतिशील है। m मास का कोई पार्टिकल लिया और x डायरेक्शन के अनुदिश गतिशील है तो इस गतिशील पार्टिकल के साथ में क्या होगी वेव होगी। तो इस गतिशील कण के साथ में क्या होगी तरंग होगी। तो इसकी थ्योरी में लिख लो आप कि तो इस गतिशील कण के साथ एक तरंग होगी तो इस तरंग को श्रोडिंगर ने साई नाम दिया और इस तरंग को श्रोडिंगर ने क्या नाम दिया साई। साई से प्रदर्शित किया ऐसे बोल लिख दो साई से प्रदर्शित किया। माना m मास का कोई पार्टिकल था जो x डायरेक्शन के अनुदिश क्या है हमने जो मान लिया कि x डायरेक्शन के अनुदिश क्या है गतिशील है। तो इस गतिशील कण के साथ में क्या होगी तरंग होगी और इस तरंग को हमने क्या है श्रोडिंगर ने साई से प्रदर्शित किया है। तो इसके पश्चात आप लिखो कि तरंग फलन साई स्थिति तथा समय दोनों का फंक्शन होती है। स्थिति तथा समय दोनों पर निर्भर करती है, दोनों पे क्या करती है यानी तरंग फलन है साई है स्थिति तथा समय दोनों पर निर्भर करता है। तो इसमें आप लिख लो कि साई है वो r और t दोनों का फंक्शन होगा। r मतलब क्या हो गया x डायरेक्शन भी हो सकता है स्थिति y डायरेक्शन और z डायरेक्शन यानी तीनों पे निर्भर करता है और क्या करता है टाइम पे निर्भर करता है। तो श्रोडिंगर ने जो वेव फंक्शन है वेव फंक्शन को माना वेव फंक्शन साई आर टी
वेव फंक्शन साई आर टी को क्या माना है, एक्सपोनेंशियल के रूप में e की पावर यानी a इंटू में e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के। जो तरंग फलन है यानी पार्टिकल के साथ में जो तरंग होगी और उस जो तरंग फलन को श्रोडिंगर ने एक्सपोनेंशियल के रूप में माना है यानी a इंटू में e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी वेव फंक्शन साई आर टी इज इक्वल टू a इंटू में e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक के अंदर ओमेगा और के क्या क्या है इसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसमें लिख लो कि जहां वह ओमेगा क्या है और के क्या है, ओमेगा और के क्या क्या है, यानी ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू, और के क्या है तरंग संचरण नियतांक, तरंग संचरण नियतांक। तरंग संचरण नियतांक बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो समीकरण एक के अंदर बता देंगे कि ओमेगा क्या है और के क्या है। ओमेगा क्या है कोणीय आवर्ती और के क्या है तरंग संचरण नियतांक, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू और के इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। और अब इस इक्वेशन समीकरण एक को क्या करेंगे एनर्जी और मोमेंटम के रूप में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसमें लिख लेना इस समीकरण एक को ऊर्जा तथा संवेग के रूप में क्या करेंगे व्यक्त करने पर, ऊर्जा तथा संवेग के रूप में क्या करेंगे चेंज करने पर, ऐसे लिख दो ऊर्जा तथा संवेग के रूप में लिखने पर। यानी जो समीकरण एक है इसको क्या करेंगे ऊर्जा तथा संवेग के रूप में चेंज करेंगे, यानी संवेग के रूप में चेंज करने पर, यानी चेंज करने पर इसको क्या करेंगे एनर्जी और मोमेंटम के रूप में क्या करेंगे चेंज करेंगे। और उसको चेंज करने के लिए हम क्या करें डी ब्रोगली परिकल्पना का यूज करेंगे, डी ब्रोगली परिकल्पना से। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ी थी डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली परिकल्पना से हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है यानी तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p, और k इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 पाई अपॉन लैम्डा। और दोनों का यूज करके हम इसको क्या करेंगे मोमेंटम यानी संवेग के रूप में चेंज करेंगे। यानी यहां से लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, यानी तरंग संचरण नियतांक इज इक्वल टू k इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 पाई और 1 अपॉन यानी अपॉन में लैम्डा है यानी h अपॉन p, p ऊपर चला जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 पाई p अपॉन h। k इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे लिख रहा हूं मैं k इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 पाई p अपॉन h। तो इसके बाद आपको याद रखना है कि जो h कट बराबर क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं कि h कट बराबर होता है h अपॉन इज इक्वल टू ये होता है h अपॉन 2 पाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है 2 पाई अपॉन h जस्ट उसका अपोजिट है तो इसको 1 अपॉन h कट लिख सकते हैं, यानी k इज इक्वल टू यानी कि जस्ट अपोजिट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं p ऊपर आ गया और इसको पूरे को क्या लिखते हैं 1 अपॉन h कट यानी h कट, k इज इक्वल टू क्या आ गया p बाई h कट। तो क्या किया तरंग संचरण नियतांक को हमने क्या किया संवेग के रूप में चेंज कर लिया है, और इसको बाद में क्या करेंगे यानी कोणीय आवर्ती को हम क्या करेंगे एनर्जी के रूप में व्यक्त करेंगे। एनर्जी प्लांक के अनुसार जो एनर्जी होती है फोटोन की प्लांक के अनुसार, इसके बाद देखना है कि प्लांक के अनुसार जो एनर्जी होती है वो क्या होती है फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू होती है। तो E इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने h न्यू, और ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई न्यू, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 2 पाई न्यू। यहां से क्या करेंगे न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई, और
और यहाँ से न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा E बाई एच। न्यू की वैल्यू क्या आ गई E बाई एच, इसके अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे 2 पाई E अपॉन एच। तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन एच है, जस्ट उसका अपोजिट होगा यानी E बाई एच कट के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, यानी ओमेगा इज इक्वल टू E बाई एच कट। तो क्या किया कि जो कोणीय आवर्ती है उसको एनर्जी के रूप में चेंज कर लिया और जो तरंग संचरण नियतांक है उसको संवेग के रूप में चेंज कर लिया और इन दोनों की जो वैल्यूज है वो समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में 1 के अंदर पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको इतना लिख लीजिए। उसके तो इसके पश्चात हमने क्या किया था, जो हमारी इक्वेशन 1 थी हमारी साई ऑफ आरटी, और जो स्थिति है आर वो हमने क्या है पार्टिकल को अक्ष डायरेक्शन की अनुदिश गतिशील करा रहे हैं। तो पार्टिकल की जो स्थिति है वो अक्ष डायरेक्शन की अनुदिश लेके चलेंगे। तो पार्टिकल की जो स्थिति है वो अक्ष डायरेक्शन की अनुदिश देखने पर क्या है, जो हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमने ओमेगा इज इक्वल टू E अपॉन एच कट है, यानी लास्ट में हमने फाइंड आउट किया था, और K इज इक्वल टू क्या किया था P अपॉन एच कट है, और इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 यानी पुटिंग दीस वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग दीस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, यानी समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं साई ऑफ अक्ष टी, यानी कि जो अक्ष डायरेक्शन की अनुदिश है पार्टिकल, तो अक्ष डायरेक्शन की अनुदिश लेके चलेंगे, यानी a इनटू में e की पावर माइनस आयोटा, ओमेगा की वैल्यू क्या है E अपॉन एच कट इनटू t माइनस k की वैल्यू क्या है P अपॉन एच कट इनटू क्या है x, यानी दोनों की वैल्यूज है वो इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर दी पुट कर दी। तो इसको आगे सरल करते हैं, यानी a इनटू में e की पावर माइनस आयोटा, यहां से क्या है h कट 1 अपॉन h कट दोनों से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, यानी 1 अपॉन h कट कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच गया et माइनस px, क्या बच गया a इनटू में e की पावर माइनस आयोटा अपॉन h कट et माइनस px, यानी साई ऑफ अक्ष t इज इक्वल टू क्या बच गया a इनटू में e की पावर माइनस आयोटा अपॉन h कट et माइनस px। इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं 2 दे देते हैं। तो इसके पश्चात क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे अक्ष के सापेक्ष यानी अक्ष के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, यानी ये लिखेंगे कि समीकरण 2 का अक्ष के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। इक्वेशन 2 का क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 का क्या कर रहे हैं डिफरेंशियल विथ, यानी x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका x के सापेक्ष में क्या करेंगे अवकलन करेंगे, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t को हम क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे, और t को कांस्टेंट रखते हुए x का क्या करेंगे, यानी जो साई है वेव फंक्शन है इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या आ जाएगा साई का x के सापेक्ष डेल साई ओवर डेल x इज इक्वल टू, यानी t को कांस्टेंट रखना है, a क्या है कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। ये क्या है e की पावर माइनस ऑफ x, यानी e की पावर माइनस x है, इसका अवकलन क्या होता है माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफरेंशियल करेंगे। तो क्या आएगा e की पावर माइनस x है, यानी पूरा क्या है x के रूप में है, और e की पावर माइनस x का होता है माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। इस फॉर्मूले का यूज करके इसका अवकलन करते हैं तो e की पावर है, यानी पहले माइनस आ जाएगा माइनस ऑफ आयोटा अपॉन h कट et माइनस px, ये हो गया। इसमें क्या करेंगे इसके पश्चात जो इसके गुणांक है इसका अवकलन करेंगे, यानी तो इसमें क्या होगा t कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा यानी आयोटा अपॉन h कट आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है x का x के सापेक्ष 1 होगा और p एज इट इज आ जाएगा नेगेटिव का साइन। अवकलन करने पर ये आएगा, जो रिजल्ट है ये आ जाएगा कि a कांस्टेंट था कांस्टेंट रख लिया, e की पावर माइनस ऑफ x है तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, यानी माइनस पहले आ जाएगा, और इसके पश्चात जो इसके गुणांक है इसका जो फिर से अवकलन करेंगे t का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 और p जो गुणा में है वो
ये आ जाएगा। तो इसके पश्चात इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस ए इंटू में आयोटा एच कट इंटू पी ई की पावर माइनस आयोटा एच कट ए टी माइनस पी एक्स। ये क्या आ गया, डेल साई और डेल एक्स की वैल्यू आ गई, यानी a इंटू में आयोटा एच कट इंटू पी ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट ए टी माइनस पी एक्स। इसको इक्वेशन में दे देता हूं 3। अब फिर से क्या करेंगे, जो इक्वेशन फिर से क्या करेंगे, इसका अक्ष के सापेक्ष एक बार और अवकलन करेंगे। यानी इसमें हम लिखेंगे कि इक्वेशन 3 का हम क्या कर रहे हैं, फिर से अवकलन कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी इक्वेशन 3 का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई और डेल एक्स। ए कांस्टेंट है, एज इट इज रख लिया। आयोटा अपॉन एच कट इनटू पी क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज रख लिया। आयोटा अपॉन एच कट इनटू पी। ई की पावर माइनस एक्स है, उसका फिर से उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस पहले ले लिया मैंने, और ई की पावर आयोटा अपॉन एच कट और ई टी माइनस पी एक्स। फिर इसके बाद में इसकी फिर से अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पे क्या होगा, टी कांस्टेंट होगा, ये अगेन 0 हो जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन एच कट इनटू पी और नेगेटिव का साइन। तो इसको सोल्व करते हैं, यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के पश्चात जो ए इंटू में क्या बचा, ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट और ई टी माइनस पी एक्स। यहाँ पे क्या बच जाएगा, आयोटा, यानी एक टर्म क्या है, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो ही गया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आयोटा अपॉन एच कट इंटू पी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर के रूप में हो जाएंगे। तो इसको आगे करते हैं, डेल स्क्वायर साई और डेल एक्स टू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, इस पूरे को, यानी इस पूरे को देखो कि a इंटू में e की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट है और 80 माइनस पी एक्स है। इक्वेशन 2 से इसको क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 से इसको क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, साई, और वो वहां पे आयोटा, इसको ओपन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का पद आएगा, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1। ये हम क्या करते हैं, जानते हैं, और पी स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1 और पी स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर। और इसमें ये लिख देना कि यूजिंग बाय इक्वेशन सेकंड का यूज करके जो a इंटू में e की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट e t माइनस पी एक्स की वैल्यू हमने क्या की है, साई पुट की है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस का चिन्ह ले लिया, और पी स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं, पी स्क्वायर साई की वैल्यू यहां से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। यानी पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन, इधर ले जाएंगे इसको, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल। यानी पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इतना प्रिंट करने के पश्चात आगे करेंगे, कुछ नहीं किया कि जो इक्वेशन 1 थी, और इक्वेशन जो 1 थी वो स्थिति के रूप में थी, और पार्टिकल हमारा क्या था, अक्ष डायरेक्शन की अनुदिश, यानी स्थिति हमारी क्या थी, अक्ष डायरेक्शन की अनुदिश। तो समीकरण 1 को हमने क्या किया है, अक्ष डायरेक्शन की अनुदिश लिखा है, और ओमेगा इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट किया था, e बाई एच कट, और k इज इक्वल टू क्या था, p अपॉन एच कट। ये हमने फाइंड आउट किए थे, और दोनों को क्या किया है, समीकरण 1 के अंदर पुट किया है, और पुट करने के पश्चात जो हमारी इक्वेशन 2 प्राप्त होती है, और इक्वेशन 2 का हमने क्या किया, अक्ष के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास इक्वेशन 3 आई, और इसके पश्चात हम क्या है, इसे इक्वेशन दे देते हैं 4। इक्वेशन 3 का फिर से इक्वेशन 3 का अवकलन करने पर जो इक्वेशन हमें 4 प्राप्त हुई, और इसके पश्चात हम आगे करते हैं। तब तक के लिए आप इसे लिख लीजिए। तो इसके पश्चात हम आगे करेंगे, करते हैं
तो इक्वेशन जो हमारी 4 आई थी वो थी कि जो p स्क्वायर साई है वो माइनस ऑफ h कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल x2, और जो इक्वेशन 2 थी हमारी जो साई ऑफ xt इज इक्वल टू a इनटू में e की पावर माइनस आयोटा अपॉन h कट et माइनस px। तो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 का हम आगे क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे और x को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो करते हैं अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशियल बाय इक्वेशन सेकंड का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t। इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे और x को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो साई का क्या हो जाएगा, डेल साई ओवर डेल t। इसके पश्चात ये कांस्टेंट रहेगा और उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए e की पावर माइनस ऑफ x, यानी e की पावर माइनस ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e की पावर माइनस। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या करेंगे, यानी नेगेटिव e की पावर माइनस आयोटा अपॉन h कटे et माइनस px। इसके पश्चात इसका आगे फिर से होगा अवकलन, यानी क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं। अब क्या x को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन h कटे इनटू e। ठीक है, t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, x का क्या हो गया 0। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, यानी a इनटू में e की पावर माइनस आयोटा अपॉन h कटे et माइनस px को फिर से क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं इक्वेशन 2 का यूज करते हुए। तो इसमें आगे लिखेंगे, ये क्या हो गया, डेल साई ओवर डेल x की वैल्यू आ गई, जो डेल t की सॉरी डेल साई ओवर डेल t इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, यानी ये हो गया माइनस कॉस साई इनटू में आयोटा अपॉन h कट इनटू e, और यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का यूज करके हमने क्या किया, जो पूरी वैल्यूज है a इनटू, इसको हमने साई लिखा और साई लिखने के पश्चात जो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। तो इसके पश्चात हम क्या करेंगे, ई साई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वहां से ई साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई साई को रख लेते हैं, बाकी को क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। यानी इधर पहले से क्या है, डेल साई और डेल टी, एक्स कट इधर आया गुणा में आ जाएगा, और जो आयोटा है ऊपर है तो अपॉन में आ जाएगा और माइनस का चिन्ह, यानी ई साई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स कट अपॉन आयोटा डेल साई और डेल टी और नेगेटिव साइन। तो इस पर इस ई साई की वैल्यू आ गई कि जो माइनस एक्स कट अपॉन आयोटा डेल साई और डेल टी। तो आयोटा अपॉन में है, और कभी भी आयोटा अपॉन में हो तो उसको क्या करते हैं, संयुग्मी लेते हैं, यानी आयोटा को ऊपर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे आयोटा है नीचे से हट जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, यानी आयोटा स्क्वायर माइनस का एच कट आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर और डेल साई ओवर डेल टी। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमने बताया था कि क्या होता है, जानते भी हो, यानी माइनस ऑफ 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ई साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और तो आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी। ये क्या आ गई हमारी ई साई की वैल्यू आ गई, ये हमारी पी स्क्वायर साई यानी इक्वेशन 5 दे देते हैं। तो इक्वेशन 2 का हमने टी के सापेक्ष क्या किया है, डेरिवेटिव किया है x को कांस्टेंट रखते हुए, और जो इक्वेशन हमारे पास में ई साई इज इक्वल टू क्या आ गया, आयोटा एच कट डेल साई और डेल टी, इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं 5 दे देते हैं। तो इतना करने के पश्चात क्या करेंगे कि कोई भी, शुरू में हमने डेफिनेशन में क्या बताया था कि कोई एम मास का पार्टिकल था, वो x डायरेक्शन के अनुदिश क्या था, गतिशील था। तो गतिशील पार्टिकल के साथ में क्या थी, वेव थी, और गतिशील पार्टिकल है तो पार्टिकल की क्या होगी, टोटल एनर्जी में मान लेता हूं पार्टिकल की E मान लेता हूं, यानी कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू कुल ऊर्जा E मान ली मैंने। और कुल ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के योगफल के रूप में, यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की क्या होगी, योगफल के रूप में होगी, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यानी E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी में मान लेता हूं v। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी में मान ली
V, तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, यानी m से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अगली स्टेप में लिखेंगे m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, m स्क्वायर हो गया इंटू v स्क्वायर अपॉन में m इंटू प्लस में कुछ नहीं किया है, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, और इसको m स्क्वायर v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यानी p इज इक्वल टू क्या होता है mv, और तो p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम m स्क्वायर v स्क्वायर, तो m स्क्वायर v स्क्वायर को क्या लिख देंगे, यानी e इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर अपॉन m प्लस इसको p स्क्वायर अपॉन m इंटू v, E इज इक्वल टू क्या आ गया। और एनर्जी को हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन के रूप में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, पूरे को साई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पूरे को साई से, यानी इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं 6, इक्वेशन 6 को दोनों तरफ क्या करने पर, यानी समीकरण 6 को क्या करेंगे, साई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण 6 को दोनों तरफ साई से गुणा करने पर, वेव फंक्शन के रूप में यानी चेंज करने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ई साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ पी स्क्वायर साई अपॉन एम प्लस वी साई, इक्वेशन दे देते हैं 7। तो इक्वेशन 7 आने के पश्चात क्या करेंगे, जो ई साई की वैल्यू हमारे पास पहले से क्या है फाइंड आउट है, इक्वेशन 5 के अंदर है, और जो टी स्क्वायर साई की वैल्यू भी हमारे पास क्या है पहले से 4 के अंदर क्या है फाइंड आउट है, और दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, इक्वेशन 7 के अंदर पुट कर देंगे, तो देन ई साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ 1/2 हम ऐसे लिख लेते हैं, और पी स्क्वायर साई की वैल्यू क्या करेंगे, इसके पश्चात हम आगे करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसे क्या कर लो, प्रिंट कर लो, और उसके पश्चात हम आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे कि जो पी स्क्वायर साई है और ई साई है, यानी दोनों की, यानी इक्वेशन 4 और 5 से जो वैल्यू है वो इक्वेशन क्या करेंगे 7 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 7 में पुट करेंगे, तो इससे पहले आप लिख लो, तो इक्वेशन 4 थी, इक्वेशन 4 और 5 को हमने क्या है अलग से लिख लिया, यानी टी स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या है माइनस का एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई और डेल एच 2, ये हमारी इक्वेशन थी 4, और ई साई इज इक्वल टू क्या था आयता एच कट है डेल साई और डेल टी, ये हमारी इक्वेशन थी 5 पे, और इक्वेशन 7 थी हमारी ई साई इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर साई प्लस वी साई, और अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 4 और 5 से दोनों वैल्यूज क्या है इक्वेशन 7 के अंदर पुट कर देंगे, यानी समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या करेंगे, से जो वैल्यू है वो किस में कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 7, यानी 4 और 5 से क्या करेंगे, तो वैल्यू है टी स्क्वायर साई और ई साई की वैल्यू है वो इक्वेशन 7 के अंदर पुट करने पे क्या होगा, यानी आयोटा अपॉन एच कट डेल साई ओवर डेल टी, यानी 1/2 हम एज इट इज है, और पी स्क्वायर साई की वैल्यू है वो माइनस का एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई एज इट इज। तो ये इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा अपॉन एच कट डेल साई ओवर डेल टी, यानी 1/2m, यानी माइनस है एच कट स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल x2 प्लस वी साई। तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, श्रोडिंगर की जो टाइम डिपेंड इक्वेशन कहलाती है, आश्रित समीकरण, यानी श्रोडिंगर की टाइम डिपेंड, इसे श्रोडिंगर की टाइम यानी काल आश्रित, इसे श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इसको आपको याद रखना है कि आयोटा एच कट डेल साई और डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है
माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल x2 यानी प्लस b साई। ये क्या है, श्रोडिंगर की जो टाइम डिपेंड इक्वेशन है और जो वेव फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंड यानी डेल साई ओवर डेल टी है, यानी वेव फंक्शन में टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इसे क्या कहते हैं, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंड इक्वेशन है। वन डायमेंशनल के अनुदिश क्या करेंगे, श्रोडिंगर की इक्वेशन को देखेंगे यानी वन डायमेंशनल के अनुदिश यानी स्थिति अक्ष के अनुदिश क्या है, तब क्या होगी श्रोडिंगर की इक्वेशन आयोटा एच कट डेल साई यानी वेव फंक्शन है अक्ष डायरेक्शन के अनुदिश यानी डेल साई ओवर डेल टी। ये क्या हो जाएगा माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m, ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर अक्ष का फंक्शन है यानी कि स्थिति अक्ष है और टाइम t है, स्थिति अक्ष है और टाइम t और डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई किसका फंक्शन हो गया, अक्ष और t का। तो इसे हम लिख लेना कि ये है एक डायमेंशन के अनुदिश क्या है, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंड इक्वेशन है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, थ्री डायमेंशनल के अनुदिश क्या करेंगे, श्रोडिंगर की जो टाइम डिपेंड इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी, ये क्या हो जाएगा आर और टी। आर का मतलब क्या होगा, स्थिति है, स्थिति तीनों डायरेक्शन के अनुदिश है, तो इसमें क्या लिखेंगे माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m और जो वेव, तो इसको अलग अलग डायरेक्शन के अनुदिश लिखेंगे यानी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अक्ष के अनुदिश हो गया, y के अनुदिश डेल स्क्वायर साई ओवर डेल y स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल z स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, प्लस में क्या जाएगा v साई किसका हो गया r और t का। r क्या है, x y z के अनुदिश है, इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आयोटा एच कट डेल साई यानी साई है r और t का फंक्शन और डेल t यानी माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ से क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। और साई क्या है, दोनों से पूरे से क्या ले लिया यानी इनसे साई क्या है कॉमन आ गया और प्लस में क्या है v ऑफ साई इंटू आर टी। तो इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, ये क्या है ऑपरेटर है, ऑपरेटर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आयोटा यानी डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं लाप्लासियन संकारक, लाप्लासियन संकारक, याद रख लेना लाप्लासियन संकारक बोलते हैं इसको। तो इसको पूरे को डेल स्क्वायर लिख देंगे तो थ्री डायमेंशनल के अनुदिश जो श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी डेल ओवर यानी आयोटा एच कट डेल साई आर और टी का फंक्शन है इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस v ऑफ साई किसका है आर और टी का फंक्शन। तो इसे क्या बोलते हैं थ्री डायमेंशनल के अनुदिश क्या है, श्रोडिंगर की क्या है काल आश्रित समीकरण कहलाती है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। क्या है कि श्रोडिंगर की जो टाइम डिपेंड इक्वेशन थी उस टॉपिक को हमने क्या है आज की क्लास में डिस्कस किया। तो डिस्कस करने के पश्चात जो हमारा जो रिजल्ट आया यानी आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी, ये क्या है श्रोडिंगर इज इक्वल टू क्या है माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई। इसे क्या कहते हैं श्रोडिंगर की टाइम डिपेंड इक्वेशन। उसके पश्चात हमने क्या किया कि वन डायमेंशनल के अनुदिश श्रोडिंगर की टाइम डिपेंड इक्वेशन को ज्ञात किया। उसी प्रकार क्या हमने थ्री डायमेंशनल के अनुदिश श्रोडिंगर की जो टाइम डिपेंड इक्वेशन है उसको फाइंड आउट किया। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास है वो एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में यानी टॉपिक नंबर 2 के साथ में।